टैगोर ग्रुप ऑफ एजुकेशन सूरजगढ़। Hello guys, in the last video I have started accounting procedure और अकाउंटिंग प्रोसीजर में हमने आपके साथ डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स को। और आपको ध्यान होगा, आपने अगर लास्ट वीडियो देखा हो तो, कि क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट में हमने डिस्कस किया था कि भी जो अकाउंट्स को हम क्लासिफाई करते हैं वो उसके दो तरीके होते हैं। एक होता है ट्रेडिशनल अप्रोच होता है, दूसरा मॉडर्न अप्रोच होता है। In the last video we have discussed traditional approach. According to traditional approach we have divided accounts into three parts, means personal account, real account or nominal account. And the personal account further divided into three categories: natural person, artificial person और representative personal account. तो अब इन सब का मीनिंग भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। पर्सनल अकाउंट कौन सा होता है सर? वो अकाउंट होते हैं जो किससे रिलेटेड होते हैं सर? किसी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होते हैं। और वी कैन से ऑर्गेनाइजेशन में इंस्टीट्यूशन से हो सकते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट से या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। इंस्टीट्यूशंस लिख देते हैं अपन इसको, ये किसी भी इंस्टीट्यूशंस से रिलेटेड अकाउंट हो सकते हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड अकाउंट हो सकते हैं, वो पर्सनल अकाउंट होते हैं। And personal account further divided into three categories, that is personal, natural personal, artificial personal और representative personal। तो artificial personal account में क्या इंक्लूड करते थे? अकाउंट विच आर रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन, दे आर कॉल्ड artificial personal account। और अकाउंट विच आर रिलेटेड टू पर्संस, दे आर कॉल्ड नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सन में राम श्याम गीता सीता, मीन्स नेम ऑफ पर्सन जहां पे आ जाता है, वो नेम ऑफ पर्सन जहां पे आएगा वही क्या होगा? नेचुरल पर्सन होगा। और जहां किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, ऑर्गेनाइजेशन का नेम का मीनिंग क्या हो गया? किसी कंपनी का नाम हो, किसी हॉस्पिटल का, किसी कॉलेज का या किसी स्कूल का, या फिर किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो, या फिर किसी दुकान का नाम आ जाए। किसी फर्म का नाम दिया हुआ है या किसी दुकान का नाम दिया हुआ, राम एंड ब्रदर्स, तो राम एंड ब्रदर्स आ गया। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो दुकान हो, चाहे वो कोई बिजनेस प्लेस, किसी कैसा भी बिजनेस प्लेस हो, कंपनी हो, हॉस्पिटल हो या फिर कोई स्कूल हो, तो सारी चीजें इसमें ऑर्गेनाइजेशंस में आती है। और ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड अकाउंट कौन से होते हैं सर? ये सारे अकाउंट होते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होते हैं। अकाउंट विच आर रिलेट टू ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशन, दे आर कॉल्ड आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। फॉर एग्जांपल टैगोर स्कूल, टैगोर कॉलेज, हॉस्पिटल, जियो कंपनी, राम ब्रदर्स, ये सभी किस में आएंगे? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आएंगे। थर्ड था रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में क्या इंक्लूड होता है सर? ये वो अकाउंट्स होते हैं जो अपने आप में कोई एग्जिस्टेंस नहीं रखते, लेकिन ये किसी दूसरे को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वैसे अकाउंट जो किसी दूसरे पर्सन को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करने वाले जो अकाउंट होते हैं वो होते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। फॉर एग्जांपल कैपिटल, ड्राइंग, ये दोनों किसको रिप्रेजेंट करते हैं सर? ये बिजनेस ओनर को रिप्रेजेंट करते हैं। डेटर्स उस पर्सन को रिप्रेजेंट करता है जिसको हमने क्रेडिट सेल किया। क्रेडिटर उस पर्सन को रिप्रेजेंट करता है जो पर्सन से हमने क्रेडिट परचेज किया गुड्स को। इसी तरह एक्रूड इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ऑल दीज आर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इनका अपने आप में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन ये किसी न किसी दूसरे पर्सन को या किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करने वाले अकाउंट होते हैं। तो ये सभी अकाउंट किस में इंक्लूड होते हैं? थ्री अकाउंट्स हैं, ये सब पर्सनल अकाउंट में इंक्लूड होते हैं। देन आफ्टर सेकंड वाज रियल अकाउंट। रियल अकाउंट कौन से होते हैं? रियल अकाउंट वो होते हैं सर जो किसी बिजनेस की टेंजिबल या फिर इंटेंजिबल एसेट से रिलेटेड होते हैं। टेंजिबल एसेट मींस मैंने आपको बताया था जब आपको अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ाया था तब, टेंजिबल एसेट आर दोज एसेट व्हिच कैन बी सीन और टच, जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। फॉर एग्जांपल प्लांट, मशीन, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, ऑल दीज आर टेंजिबल एसेट। और इनटेंजिबल एसेट्स मींस गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, सॉफ्टवेयर, टेक्निकल नॉलेज, ऑल दीज आर इनटेंजिबल एसेट। तो रियल अकाउंट कौन सा है सर? जो फर्म की एसेट से रिलेटेड होता है। एसेट टेंजिबल भी हो सकती है और इनटेंजिबल भी हो सकती है। देन आफ्टर वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो दैट वाज नॉमिनल अकाउंट। And the nominal account is related to expense, loss, income or revenues of organization. For example, salary account, purchase account, interest paid account, sales account, commission received account, all these are nominal account. तो हमने ये चीजें पिछले वीडियो में डिस्कस की थी। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सर पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है और नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। और फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि इनके डेबिट क्रेडिट के रूल्स क्या होते हैं। तो देखिए मैंने आपको जो रूल्स बताए थे उन्हें बताया था कि पर्सनल अकाउंट जो होता है, पर्सनल अकाउंट में हम क्या करते हैं सर? जो रिसीवर होगा, रिसीवर उसे डेबिट करेंगे और जो गिवर होगा
उसे हम पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। इसी तरह मैंने आपको रियल अकाउंट का भी रूल बताया था। रियल अकाउंट का रूल क्या बताया था सर? रियल अकाउंट में बताया था जो बिजनेस में जो भी एसेट इन हो रही है उसे आप डेबिट कर देंगे, और जो बिजनेस से गोज आउट हो रही है, जो आउट हो रही है, उसे हमें क्रेडिट कर देना। ये किसका रूल था सर? ये रियल अकाउंट का रूल था। और इसके अलावा नॉमिनल अकाउंट का जो हमने रूल डिस्कस किया था वो क्या था? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को हमें क्या करना है सर? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस मस्ट बी डेबिटेड एंड रेवेन्यूज और इनकम, रेवेन्यूज एंड इनकम्स मस्ट बी क्रेडिटेड। तो ये हमने रूल्स पढ़े थे पर्सनल, रियल और नॉमिनल के, और ये इनको आइडेंटिफाई करने का आपके लिए आपको मीनिंग बताया था इन अकाउंट का। आज इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हैं, तो जिनमें हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा अकाउंट पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है। तो आज पहचान करना सीखेंगे अकाउंट की। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग अकाउंट्स आर बीइंग मेंटेन इन द बुक्स ऑफ श्री अशोक, क्लासिफाई देम इनटू पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो हमें ये जो अकाउंट दिए हुए हैं यहाँ पे 20 अकाउंट्स के नेम गिवन है, तो हमें इन्हें क्लासिफाई करना है पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट में। ये पता करना है कौन सा अकाउंट पर्सनल होगा, कौन सा रियल होगा और कौन सा नॉमिनल होगा। तो इनको आप आइडेंटिफाई तब कर पाएंगे जब आप इनको अच्छे से पढ़ेंगे कि भाई आपका पर्सनल अकाउंट कौन सा होता है, रियल कौन सा होता है, नॉमिनल कौन सा होता है। जब इनका मीनिंग पढ़ेंगे तब आप समझ पाओगे कि कौन सा अकाउंट किस कैटेगरी में आएगा। तो चलिए अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ आपको 1। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 1 में आपको क्या क्या दिया हुआ है सर? फर्स्ट पॉइंट गिवन है लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग कौन से में आएगा सर? पर्सनल होगा, रियल होगा कि नॉमिनल होगा? तो देखिए लैंड एंड बिल्डिंग क्या होती है? हमारे बिजनेस के लिए एक एसेट होती है, और एसेट्स आर रियल अकाउंट। एसेट कौन से अकाउंट में आएगी सर? ये रियल अकाउंट में आएगी। तो फर्स्ट जो पॉइंट लैंड एंड बिल्डिंग का गिवन था उसे कौन से अकाउंट में आपको लिखना है सर? यहाँ पे रियल अकाउंट में लिखना है। तो यहाँ रियल अकाउंट होगा लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट आपको दिया हुआ है सर सेकंड नंबर पे में दिया हुआ एक्साइज ड्यूटी। अच्छा, एक्साइज ड्यूटी का मतलब क्या होता है? पहले इसका मीनिंग समझ लीजिए। देखिए एक्साइज ड्यूटी का मतलब होता है जब भी प्रोडक्शन होता है तो प्रोडक्शन पे जो टैक्स लगता है उस टैक्स को हम कहते हैं एक्साइज ड्यूटी। अब टैक्स क्या होता है सर? बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस है, और एक्सपेंस है इसलिए किस में आएगा सर? नॉमिनल अकाउंट में आएगा। तो यहां आएगा एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी को आप किस में इंक्लूड करेंगे सर? नॉमिनल अकाउंट में करेंगे, क्योंकि एक टाइप का टैक्स होता है। टैक्स ना कोई पर्सन का नेम होता है ना किसी ऑर्गेनाइजेशन का नेम होता है, और टैक्सेस हमारी कोई रियल अकाउंट यानी कोई एसेट भी नहीं होती है, तो रियल में भी नहीं आने। एक्साइज ड्यूटी यानी टैक्स है, और टैक्स कौन से अकाउंट में सर? नॉमिनल में आएंगे, बिकॉज दे आर एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। नेक्स्ट इज क्रेडिटर। अच्छा, क्रेडिटर क्या होता है सर? क्रेडिटर वो पर्संस होते हैं जिन पर्सन से हमने गुड्स क्रेडिट परचेज किया, यानी उधार में जिनसे हमने गुड्स खरीदा हो, वो क्रेडिटर्स होते हैं, यानी वो पर्संस क्रेडिटर होते हैं। तो क्रेडिटर उन पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है जिन पर्सन से हमने क्रेडिट परचेज किया है। इट मींस क्रेडिटर जो होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है, तो इसको हम पर्सनल अकाउंट में लिखेंगे क्रेडिटर्स को। तो यहां आया क्रेडिटर्स। फिर नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कैपिटल। कैपिटल मींस क्या होता है? देखिए आप जब हमने अकाउंटिंग टर्म्स को पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था कैपिटल मीनिंग होता है बिजनेस ओनर ने बिजनेस में जो भी मनी कंट्रीब्यूट किया है वो बिजनेस ओनर का बिजनेस पर एक क्लेम बन जाता है, और उस क्लेम को हम क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। तो कैपिटल रिप्रेजेंट किसको करता है सर? कैपिटल जो वर्ड है वो बिजनेस ओनर को रिप्रेजेंट करता है। तो कैपिटल बिजनेस ओनर का रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, तो यहां पे कैपिटल को कैटेगराइज करेंगे एज पर्सनल अकाउंट, एज पर्सनल अकाउंट कैटेगराइज होगा। नेक्स्ट दिया हुआ आपको मोटर व्हीकल्स। मोटर व्हीकल्स क्या होती हैं सर? बिजनेस के लिए एसेट्स होती हैं, और एसेट्स आर कैटेगराइज एज रियल अकाउंट। तो मोटर व्हीकल किस में इंक्लूड होगा सर? यहां पे रियल अकाउंट में कैटेगराइज होगा। तो यहां लिखेंगे आप मोटर व्हीकल्स। मोटर व्हीकल्स के बाद आपको दिया हुआ गुडविल। तो गुडविल किस में इंक्लूड होगा सर? गुडविल जो होती है वो बिजनेस के लिए एक एसेट होती है, लेकिन कौन सी एसेट होती है? इंटेंजिबल एसेट होती है। अच्छा, गुडविल इंटेंजिबल एसेट कैसे होती है सर? गुडविल बिजनेस की हेल्प करती है इन अर्निंग हायर प्रॉफिट, क्योंकि गुडविल का मीनिंग होता है गुड इमेज,
और गुड इमेज जो है आपके कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती है, जिससे आपकी सेल इंक्रीज होती है, और सेल इंक्रीज होने से आपको हायर प्रॉफिट अर्न होता है। तो गुडविल आपके बिजनेस को हेल्प करती है हायर प्रॉफिट अर्न करने में, इसलिए वो आपके बिजनेस की एक एसेट है, लेकिन वो एक टेंजिबल ना होके इनटेंजिबल एसेट होती है। दैट्स व्हाई इट इज कैटेगराइज एज रियल अकाउंट। तो गुडविल किस में आएगा सर? इंटेंजिबल एसेट, दैट्स व्हाई इट इज कैटेगराइज एज रियल अकाउंट। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट। देखिए इन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्या होता है? इन्वेस्टमेंट नॉर्मली क्या होते हैं सर? इन्वेस्टमेंट्स अपने एसेट्स होते हैं, सो दे आर कैटेगराइज एज रियल अकाउंट। अच्छा, इन्वेस्टमेंट आप मान लो कि आपने किसी कंपनी के शेयर परचेज किए, या आपने कोई लैंड एंड बिल्डिंग परचेज कर ली, प्लॉट ऑफ लैंड परचेज कर लिया, तो ये आपके सबके इन्वेस्टमेंट है, और इन्वेस्टमेंट आपके लिए बिजनेस के लिए होती है, एसेट होती है। दैट्स व्हाई दीज आर कैटेगराइज एज रियल अकाउंट। इसके बाद आपको नेक्स्ट दिया हुआ है सैलरी। सो सैलरी क्या होता है? सैलरी मीन्स होता है कि अगर आपने अपने बिजनेस में किसी एम्प्लॉय को रखा है सर्विस लेने के लिए, तो आप अपने एम्प्लॉय से सर्विस लेने के बाद आप उसे पेमेंट करोगे। किस नाम से पेमेंट करोगे? बाय द नेम ऑफ सैलरी। तो सैलरी आपने जो सर्विसेज ली हैं, ले चुके हैं, उन सर्विसेज के बदले पेमेंट कर रहे हैं आप। तो सैलरी आपके बिजनेस के लिए क्या हो गया सर? एक एक्सपेंस हो गया, एंड ऑल द एक्सपेंसेस आर इंक्लूडेड इन नॉमिनल अकाउंट। तो सैलरी आपके बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस है। आप अपने एम्प्लॉइज को काम करवाते हैं, पूरे महीने काम करवाया, फिर उसके बाद आपने उसको पेमेंट किया। किस नाम से पेमेंट किया सर? सैलरी के नाम से। तो आपके बिजनेस के लिए सैलरी क्या हो गया? एक एक्सपेंस हो गया। तो यहां लिखेंगे आप सैलरीज। इसके बाद आपको नेक्स्ट दिया हुआ है, यहाँ पे सैलरीज नहीं लिखा हुआ, सैलरी लिखा हुआ, तो अपन भी यहाँ पे सैलरी लिख देते हैं। सैलरी का मतलब 1 पर्सन को दिए, सैलरीज मींस मोर देन 1 पर्सन को हमने सैलरी दी थी। चलिए अगला दिया हुआ डेटर्स। डेटर्स क्या होता है सर? डेटर्स मींस होता है वो पर्सन्स, जिन पर्सन्स को हमने क्रेडिट सेल किया है, मींस जिन व्यक्तियों को, जिन लोगों को हमने उधार में गुड्स बेच दिया है, उन लोगों को कहते हैं डेटर्स। तो डेटर्स जो टर्म है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पर्सन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन से पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है? भाई जिनको उधार में गुड्स सेल कर दिया, उनसे पैसे फ्यूचर में लेने हमें, तो वो है तो अपनी एसेट, लेकिन एसेट होने के बावजूद भी ये जो डेटर वर्ड है किसी ना किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि हम डेटर उस पर्सन को बोल रहे हैं जिस पर्सन को हमने क्रेडिट में सेल किया है, उधार में गुड सेल किया है, जिससे हमें पैसे फ्यूचर में लेने हैं। तो ये पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कैटेगराइज एज पर्सनल अकाउंट, डेटर्स। डेटर्स के बाद नेक्स्ट आपको दिया हुआ है यहाँ पे बैड डेब्ट्स। क्या दिया हुआ है सर? बैड डेब्ट्स दिया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट इज बैड डेब्ट्स। ये बैड डेब्ट्स का मीनिंग क्या होता है सर? बैड डेब्ट्स मीन्स होता है कि हमें डेटर्स से जो पैसा लेना था, वो पैसा अब हमारे लिए इररिकवरेबल हो गया है, यानी फ्यूचर में वो पैसा अब हमें नहीं मिलने वाला है। तो ये हमारे लिए क्या हो गया सर? ये हमारे लिए एक लॉस हो गया। फॉर एग्जाम्पल, आपने मिस्टर ए को ₹1 लाख का गुड्स सेल किया, सोल्ड गुड्स। मिस्टर ए को आपने गुड्स सेल किया ₹1 लाख का। अब मिस्टर ए आपको पैसे दे, उससे पहले मिस्टर ए की डेथ हो गई और इनकी प्रॉपर्टी भी कुछ नहीं थी। तो इसका मतलब अब आपसे मिस्टर ए की डेथ होगी, तो मिस्टर ए से कुछ भी रियलाइज नहीं होगा, कुछ भी वसूल नहीं होने वाला है। तो आप क्या करेंगे? इस 1 लाख मिस्टर ए का जो पैसा आपको लेना था, इस 1 लाख को आप अपना लॉस मान लेंगे और बैड डेब्ट्स अकाउंट में ट्रांसफर करके इस मिस्टर ए के अकाउंट को बंद कर देंगे। तो हम क्या कहते हैं? बैड डेब्ट्स मींस जो आपको डेटर्स से आपको पैसा लेना था, मतलब जिन पर्सन्स को आपने क्रेडिट सेल किया था, उधार में सेल किया था, और उन पर्सन से अब आपको वो पैसा वसूल होने के कोई चांसेस है ही नहीं, तो वो आपके लिए बैड डेब्ट्स हो गया। तो बताइए, बैड डेब्ट्स लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ सर? पैसा हमने किसी को उधार में गुड्स बेचा, मींस उनसे पैसा लेना है और वो नहीं मिलने वाला फ्यूचर में, तो अपने लिए लॉस ही हो गया। और लॉसेस किस में इंक्लूड होते हैं सर? लॉसेस आर कैटेगराइज एज नॉमिनल अकाउंट। तो यहां पे बैड डेब्ट्स को आप नॉमिनल अकाउंट में कैटेगराइज करोगे, बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स। इसके बाद आपको नेक्स्ट दिया हुआ है डेप्रिसिएशन। अच्छा, डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या होगा सर? डेप्रिसिएशन का मीनिंग होता है, क्या दिया हुआ है सर? डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। डेप्रिसिएशन का सिंपल मीनिंग हम बात करें तो जब आपने अपने बिजनेस के लिए कोई लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीन,
कोई परचेज किया हो, अपने बिजनेस के लिए कोई टेंजिबल एसेट परचेज की है, तो इन एसेट को आपने बिजनेस में यूज करने के लिए परचेज किया है। और जैसे जैसे आप अपनी एसेट को बिजनेस में यूज करोगे तो उस एसेट की वैल्यू में क्या होती जाएगी सर, डिक्रीज होता जाएगा उस एसेट की वैल्यू। तो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू कंटिन्यूअस यूज या टाइम स्पेंट या फिर एक्सीडेंट, किसी भी वजह से अगर आपकी एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो उसे हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो एसेट की वैल्यू कम हो रही है, इसका मतलब ये डेप्रिसिएशन आपके लिए क्या हो रहा है सर, लॉस हो रहा है। इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं सर, इसको आप कैटेगराइज कर सकते हैं एज नॉमिनल अकाउंट डेप्रिसिएशन। देन आफ्टर इट इज गिवन वेजेस। तो बताओ जरा ये जो वेजेस गिवन है, ये वेजेस का मीनिंग क्या होता है, पर्सन का नेम होता है, नहीं होता सर। रियल अकाउंट कोई एसेट होती है, नहीं होती सर। वेजेस मींस आपका एक्सपेंस होता है, आपने किसी वर्कर से काम करवाया, मतलब उससे सर्विस ली और बदले में पेमेंट कर रहे हो, उसको क्या कह रहे हैं सर, वेजेस कह रहे हैं। तो वेजेस आपके बिजनेस के लिए क्या हो गया सर, एक्सपेंस हो गया। सो इट इज कैटेगराइज एज नॉमिनल अकाउंट। तो यहां लिखेंगे वेजेस अकाउंट, नॉमिनल में आएगा सर। इसके बाद आपको दिया हुआ है नेक्स्ट रिपेयर्स। रिपेयर कौन से अकाउंट में आना है सर, रिपेयर कोई पर्सन का नेम नहीं होता है सर, ना ही रिपेयर अपने लिए कोई एसेट होती है। तो पर्सनल अकाउंट में नहीं आएगा, रियल अकाउंट में नहीं आएगा। तो ऑफकोर्स नॉमिनल में तो आना ही है, लेकिन ये है क्या रिपेयर। देखिए आपने कोई मोटर व्हीकल परचेज किया और वो मोटर व्हीकल कुछ थोड़ा बहुत कचरा वचरा उसमें आ गया कहीं, तो आप उसके लिए क्या करवाओगे, उसकी रिपेयर करवाओगे। या फिर टायर वायर पंचर हो गया तो रिपेयरिंग चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। तो रिपेयरिंग चार्जेस जो होते हैं वो आपके बिजनेस के लिए क्या हो गए सर, ये तो हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस हो गए। तो एक्सपेंसेस किस कैटेगरी में आएंगे सर, एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट में आएंगे। तो रिपेयर चार्जेस को भी आप यहां पे नॉमिनल अकाउंट में इंक्लूड करेंगे। इसके बाद दिया हुआ आपको रमेश, अ डेटर। रमेश एक डेटर्स है। अच्छा रमेश कौन है सर, एक पर्सन का नेम है। तो नेम ऑफ पर्सन आर इंक्लूडेड इन पर्सनल अकाउंट। तो यहां रमेश को भी आप इस पर्सनल अकाउंट में इंक्लूड करेंगे। ये क्या है, डेटर। रमेश अ डेटर। तो रमेश किस अकाउंट में आ गया सर, रमेश आ गया पर्सनल अकाउंट में। इसके बाद ये आपको इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड वर्ड दिया हुआ है। तो बताओ जरा ये इंटरेस्ट रिसीव्ड कौन से अकाउंट में आना है सर। इंटरेस्ट किसी पर्सन का नेम नहीं होता है और इंटरेस्ट नाम की कोई एसेट भी नहीं होती है। हमें बता रहा है कि हमें इंटरेस्ट का अमाउंट मिला है। मान लो कि आपसे मैंने 1 लाख रुपीस उधार लिए, 1 लाख रुपए मैंने आपसे उधार लिए। तो आप जब भी मुझे उधार दोगे किस लालच में दोगे सर, सिंपल सी बात है। आप जब मुझे उधार दोगे तो इस लालच में दोगे कि मैं आपको आपका प्रिंसिपल अमाउंट तो पे करूंगा, साथ में आपको मैं इंटरेस्ट भी दूंगा। तो इंटरेस्ट की इनकम को जनरेट करने के लिए आप मुझे उधार पैसे दे रहे हैं। तो आपको जब मेरे से जो इंटरेस्ट मिलेगा वो इंटरेस्ट आपके लिए क्या होगी सर, इनकम हो गई। तो ये जो इंटरेस्ट रिसीव्ड है ये बिजनेस के लिए क्या होगी, इनकम। और इनकम्स आर कैटेगराइज एज नॉमिनल अकाउंट। तो इसको आप नॉमिनल अकाउंट में कैटेगराइज करेंगे, इंटरेस्ट रिसीव्ड। ये नॉमिनल अकाउंट हो गया सर। इंटरेस्ट रिसीव्ड को आप किस अकाउंट में कैटेगराइज करेंगे सर, इंटरेस्ट इज कैटेगराइज्ड एज इंटरेस्ट रिसीव्ड कैटेगराइज्ड एज नॉमिनल अकाउंट। चलिए नेक्स्ट क्या दिया हुआ आपको, देखिए नेक्स्ट दिया हुआ सर हमें यहां पे बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट को आप किस अकाउंट में इंक्लूड करेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले तो आपको यह जानना जरूरी है कि सर बैंक ओवरड्राफ्ट कौन से अकाउंट में आएगा। इससे पहले जान लो कि बैंक ओवरड्राफ्ट का मीनिंग क्या होता है। क्या लिखा है, हमने लिखा है यहां पे बैंक ओवरड्राफ्ट। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बैंक ओवरड्राफ्ट का मीनिंग क्या होता है।
देखिए आपको मैं बता देता हूं, बैंक ओवरड्राफ्ट का मीनिंग होता है कि जब भी आप एक बिजनेस एज ए बिजनेसमैन बैंक में अपना अकाउंट ओपन करेंगे, तो एज ए बिजनेसमैन आपका बैंक में करंट अकाउंट ओपन होता है, जिस पर या तो इंटरेस्ट आपको मिलता ही नहीं है या फिर बहुत ही नॉमिनल रेट से इंटरेस्ट मिलता है। तो करंट अकाउंट पर बैंक आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है कि आपके अकाउंट में जितना अमाउंट होगा उससे पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा भी अगर आप पेमेंट करोगे तो आपके बिहाफ पर बैंक आपकी तरफ से वो पेमेंट कर देगा। लेकिन जब भी आप बैंक में अमाउंट डिपॉजिट करोगे अपने करंट अकाउंट में, तो बैंक पहले अपना ओवरड्राफ्ट का अमाउंट क्या कर लेगा, काट लेगा, उसके बाद रिमेनिंग अमाउंट आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर देगा। इट मींस बैंक ओवरड्राफ्ट का मीनिंग ये हुआ कि बैंक ने आपको फैसिलिटी दी है कि आपको जब जरूरत पड़ेगी तो इस करंट अकाउंट में जितना बैलेंस होगा उससे कुछ अमाउंट ज्यादा तक भी बैंक आपके बिहाफ पर पेमेंट कर देगी। फॉर एग्जाम्पल, बैंक ने आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी 10,000 दी, तो आपका 50,000 का बैलेंस आपके करंट अकाउंट में है, लेकिन आपने क्या किया कि आपने किसी पर्सन को 60,000 का चेक बना के दे दिया, तो बैंक आपको 10,000 की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे रही। इसका मीनिंग क्या हो गया कि यहां पे आपका 50,000 का अकाउंट में बैलेंस है, आपने चेक कितने का बना के दिया सर, 60,000 का चेक से पेमेंट कर दिया, तो बैंक आपके 50,000 तो पेमेंट करेगा ही करेगा, 10,000 अपने पास से मिला के आपके बिहाफ पर वो 60,000 उस चेक का पेमेंट कर देगा। तो बैंक ने आपके करंट अकाउंट में जो 50 डिपॉजिट थे उससे 10,000 रुपए ज्यादा का पेमेंट किया कि नहीं किया। और ये 10,000 रुपए बैंक, जब आप बैंक में इस अकाउंट में जब भी पैसा डिपॉजिट करेंगे, बैंक ये 10,000 रुपए आपसे काट लेगा। इसका मीनिंग क्या हुआ, बैंक आपको एक लोन प्रोवाइड करवा रहा है शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, वो तब तक जब तक आप इसमें डिपॉजिट नहीं कर देते अमाउंट। तो ये जो अमाउंट है ये आपके बिहाफ पर बैंक ने पेमेंट किया है, तो यहां पे बैंक आपके बिहाफ पर पेमेंट करने वाला है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या हो गया सर, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सर, बैंक को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए कौन से अकाउंट में इंक्लूड करेंगे सर, इसको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहेंगे। तो यहां पे बैंक ओवरड्राफ्ट को यहां पे इंक्लूड करेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट, किसमें, पर्सनल अकाउंट में इसको कैटेगराइज करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपको दिया हुआ है आफ्टर बैंक ओवरड्राफ्ट। तो आफ्टर बैंक ओवरड्राफ्ट आपको दिया परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न कौन से अकाउंट में आएगा भाई, परचेज रिटर्न क्या होता है, सबसे पहला तो आपको ये पता होना चाहिए। देखिए मैंने आपको बताया था कि एक वर्ड हम यूज करते हैं परचेज, और परचेज का मीनिंग, परचेज हम दो चीजों को कर सकते हैं। सिंपली परचेज का मीनिंग आप ये कहते हैं सर खरीद लिया, अपन ने कुछ खरीद लिया, उसे परचेज कहते हैं। लेकिन बिजनेस में हम परचेज टर्म सिर्फ गुड्स के लिए यूज करते हैं। जब आपने रीसेलिंग के लिए या फिर प्रोडक्शन के लिए कोई रॉ मटेरियल परचेज किया हो, या रीसेलिंग के लिए आपने कोई प्रोडक्ट परचेज किया हो, तो गुड्स आप जब परचेज करते हैं तो उसके लिए आप परचेज टर्म को यूज करते हैं। लेकिन आपने परचेज किया हुआ गुड्स रिटर्न कर दिया किसी भी रीजन से, चाहे डिफेक्टिव गुड्स आ गया हो, चाहे प्राइस ज्यादा आ गई हो, या फिर आपको पसंद ना आया हो, किसी भी वजह से आपने अपना गुड्स परचेज किया था वो रिटर्न कर दिया, तो उसे हम कहते हैं परचेज रिटर्न। क्या कहते हैं, परचेज रिटर्न। जब आपने परचेज किया हुआ गुड्स रिटर्न कर दिया हो तो उसे कहते हैं परचेज रिटर्न। तो देखिए परचेज क्या था सर, परचेज को हमने नॉमिनल अकाउंट में इंक्लूड किया क्योंकि बिजनेस का एक नॉर्मल एक्सपेंस इसको मानते हैं परचेज को, तो ये नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस था, तो नॉमिनल अकाउंट में आ रहा था। और जब इसका रिटर्न हो गया तो ये इस एक्सपेंसेस में क्या होगी सर, एक डिक्रीज होगी परचेज रिटर्न। तो एक्सपेंसेस में डिक्रीज के नाते इसको क्या कहेंगे सर, नॉमिनल अकाउंट में भी इसको इंक्लूड कर लेंगे। तो परचेज और परचेज रिटर्न दोनों को ही किस में इंक्लूड कर लिया गया सर, यहां पे नॉमिनल अकाउंट में इंक्लूड कर लिया गया। इसके बाद आपको नेक्स्ट दिया हुआ है ड्राइंग्स। क्या दिया हुआ है सर, नेक्स्ट जो आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है ड्राइंग्स। ये ड्राइंग्स का मीनिंग क्या था, देखिए जब हमने अकाउंटिंग टर्म्स आपके साथ डिस्कस किया था तब मैंने आपको बताया था कि ड्राइंग्स का मीनिंग होता है जब भी बिजनेस ओनर को अपने पर्सनल यूज के लिए कैश या गुड्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो अपने ही बिजनेस से जब बिजनेस ओनर ने
अपने पर्सनल यूज के लिए कैश या फिर गुड्स विड्रॉ कर लिया होता है, गुड्स निकाल लिया है या फिर कैश निकाल लिया पर्सनल यूज के लिए, तो उसे क्या कहते हैं सर? ड्राइंग कहते हैं। और ड्राइंग जो वर्ड है किसको रिप्रेजेंट करता है सर? बिजनेस ओनर को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसको कैटेगराइज करेंगे एज पर्सनल अकाउंट। ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है किसका? बिजनेस ओनर का। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है आपके टर्म जो दी हुई है क्वेश्चन में, ये दिया हुआ है फ्राइट। फ्रेट दिया हुआ है, तो फ्रेट का मीनिंग क्या होगा? FREIGST, फ्रेट। फ्रेट क्या होता है सर? फ्रेट का मतलब सिंपली होता है भाड़ा। ये भाड़ा आपने दिया, भाड़ा किसी का नाम होता है क्या? पर्सन का नहीं होता सर। रियल अकाउंट होता है सर, एसेट भी नहीं होता। क्या है? आपने फ्रेट का पेमेंट किया, भाई आपने गुड्स मंगवाया था, फ्रेट पेमेंट कर दिया, तो आपके बिजनेस के लिए क्या हो गया सर? ये हमारे लिए एक्सपेंसेस हो गया, और एक्सपेंसेस आर कैटेगराइज्ड एज नॉमिनल अकाउंट। तो फ्रेट को यहां इंक्लूड करो, FREIGST, फ्रेट। फ्रेट को आप इंक्लूड किस में करेंगे सर? नॉमिनल अकाउंट में इंक्लूड करेंगे। इसके बाद आपको नेक्स्ट दिया हुआ रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड दिया हुआ है सर। अब ये रिटर्न इनवर्ड क्या चीज होती है? रिटर्न इनवर्ड आपको मैंने इससे पहले एक टर्म बताई थी, सेल्स। और जब मैंने आपको इस सेल्स टर्म के बारे में बताया था, तब मैंने आपको बताया था सेल का मीनिंग, सेल्स टर्म को यूज कब करते हैं? सेल्स टर्म को जब यूज तब करते हैं जब आपने गुड्स को सेल किया हो, गुड्स सोल्ड। अगर आपको दिया हो कि भी आपने अपने बिजनेस का गुड्स बेच दिया हो, तो आप सेल्स टर्म को यूज करते हैं। अब ये आपके बिजनेस के लिए सेल्स क्या हो जाती है सर? रेवेन्यू हो जाती है। तो एज रेवेन्यू कैटेगराइज किस में होगी सर? ये नॉमिनल अकाउंट में कैटेगराइज होती है, ये नॉमिनल अकाउंट है सेल्स। अब सेल्स को अगर जिस पर्सन को आपने सेल किया, राम श्याम गीता सीता, किसी भी पर्सन को, अपने कस्टमर को आपने गुड्स सेल किया था, और उसको ये गुड्स या तो पसंद नहीं आया या फिर आपके पास एक डिफेक्टिव गुड्स चला गया, तो ये सेल किया हुआ गुड्स आपके कस्टमर से आपके पास वापस आ जाता है, तो उस टर्म को हम क्या कहते हैं? सेल्स रिटर्न कहते हैं। और सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम ही क्या होता है? रिटर्न इनवर्ड होता है। तो आपने जो गुड्स बेच दिया था, तो बेचने के बाद वो आपकी रेवेन्यू हो गई थी, आपके लिए इनकम हो जाएगी वहां पे। लेकिन जब वो गुड्स वापस आ गया, तो ये रेवेन्यू क्या हो गई सर? रेवेन्यू डिक्रीज हो गई। तो रेवेन्यू में डिक्रीज कर रहा है सेल्स रिटर्न इनवर्ड, या फिर इसको सेल्स रिटर्न भी कह सकते हैं, सेल्स रिटर्न भी इसको कहा जाता है। तो ये आपके लिए किस अकाउंट में आ जाएगा सर? इनकम को रिड्यूस कर रहा है, यानी रेवेन्यू को रिड्यूस कर रहा है, तो नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि रेवेन्यूज नॉमिनल में आती है, और नॉमिनल अकाउंट में इसको रिड्यूस कर रहा है, तो कौन से अकाउंट में आ जाएगा सर? ये अपना नॉमिनल अकाउंट में आएगा। तो रिटर्न इनवर्ड कैटेगराइज एज नॉमिनल अकाउंट। तो ये थे आपके कुछ अकाउंट के टाइप्स, जिनको आपने सीखा है कि किस किस कैटेगरीज में हम इनको रखेंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 आपको देखिए दिया हुआ है, स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट्स, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, एंड शो विच विल बी डेबिटेड एंड विच विल बी क्रेडिटेड। मतलब हमें ये जो यहाँ पे जो भी अकाउंट इफेक्टिव होंगे, उन अकाउंट का नेचर बताना है, वो पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है, और साथ में ये भी बताना है कि जो अकाउंट हमने यहाँ पे ये अकाउंट्स दिए हुए, ये डेबिट होंगे या फिर क्रेडिट होंगे। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे यहां मैं लिख लूंगा नेम ऑफ अकाउंट्स। क्या लिख लेंगे सर? यहां लिख लेंगे हम नेम ऑफ अकाउंट्स। यहां लिख लेंगे उनका नेचर क्या है, नेचर ऑफ अकाउंट्स। और यहां अपन लिख लेंगे वो डेबिट होना है या फिर वो अकाउंट क्रेडिट होना है। तो इसका जो सॉल्यूशन कर रहे हैं अपन, यहां आंसर होगा इसका। तो देखिए आपको फर्स्ट अकाउंट कौन सा दिया हुआ है? फर्स्ट दिया हुआ रेंट रिसीव्ड। आपने रेंट रिसीव किया, तो जब आप रेंट रिसीव करेंगे तो अकाउंट बनेगा रेंट रिसीव्ड अकाउंट ही बनेगा, रेंट अकाउंट बनेगा, जो कि आपके लिए क्या हो रहा है सर? आपको रिसीव्ड हो रहा है, तो रेंट रिसीव्ड अकाउंट आपने बनाया।
सर रेंट रिसीव किया, रेंट ना तो पर्सनल होता है ना रियल होता है। पर्सनल में क्या आता है, पर्सन्स आते हैं, रियल में क्या आती है सर, बिजनेस की एसेट्स यानी प्रॉपर्टी आती है। तो रेंट जो आपने रिसीव कर चुके हैं आप, ये आपके बिजनेस के लिए ना तो कोई पर्सन है ना कोई एसेट है, ये सिर्फ आपके बिजनेस के लिए एक इनकम हो रही है, आपको किराया मिल रहा है, तो भाई किराया आपके बिजनेस के लिए इनकम है। और इनकम्स आर कैटेगराइज एज नॉमिनल अकाउंट। तो किस अकाउंट में कैटेगराइज होगी सर, ये नॉमिनल अकाउंट में कैटेगराइज होगी। अब थोड़ा आप ध्यान कीजिए नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था। देखिए मैं यहाँ पे अकाउंट के रूल लिख दे रहा हूं ताकि आपको आसानी रहे। देखिए एक अकाउंट था अपना पर्सनल, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था सर, डेबिट करेंगे रिसीवर को, रिसीवर को डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे हम गिवर को, गिवर को क्रेडिट करेंगे। इसके बाद था रियल अकाउंट का रूल। तो रियल अकाउंट का रूल क्या था सर, जो चीज बिजनेस में आएगी उसे डेबिट करेंगे, कम्स इन, और जो चीज बिजनेस से जाएगी उसे हम क्रेडिट करेंगे, नहीं गोज आउट। और फिर आपका नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था सर, नॉमिनल अकाउंट क्या कहता था, नॉमिनल अकाउंट कह रहा था कि आपके बिजनेस में जो भी एक्सपेंसेस होंगे या लॉसेज होंगे उनको आप डेबिट करोगे, और जो भी आपकी रेवेन्यूज होंगी या फिर आपकी इनकम्स होंगी उनको आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। ये आपने रूल लास्ट वीडियो में पढ़े हुए हैं। तो देखिए रेंट रिसीव्ड नॉमिनल अकाउंट है, आपको रिसीव हो रहा है, दैट्स व्हाई आपके लिए क्या होगी, इनकम हो गई, और इनकम्स आर क्रेडिटेड इन नॉमिनल अकाउंट। तो ये क्या होगी सर, ये क्रेडिट हो जाएगी नॉमिनल अकाउंट में। इसके बाद देखिए सेकंड पॉइंट आपको क्या दिया हुआ है, मशीनरी परचेज। देखिए परचेज हम दो चीजों का कर सकते हैं, एक तो गुड्स का परचेज कर सकते हैं, एक एसेट का परचेज कर सकते हैं। अब गुड्स अगर परचेज किया तब तो आप क्या लिखोगे, परचेज अकाउंट को वहां पे लिखोगे, और अगर मशीन यानी कोई एसेट परचेज किया तो उस एसेट का नाम लिखा जाएगा। तो आपने मशीन परचेज किया ना कि गुड्स, तो आपके लिए यहाँ पे कौन सा अकाउंट बनेगा सर, मशीनरी अकाउंट बनेगा। और मशीनरी अकाउंट जो है, मशीन आपके बिजनेस के लिए क्या सर, एसेट्स हैं, एंड एसेट्स आर क्लासिफाइड एज रियल अकाउंट। किस अकाउंट में आती है सर, रियल अकाउंट में आती है एसेट्स, तो ये रियल अकाउंट होगी सर। अब रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, देखिए रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो चली गई उसको क्रेडिट कर दो, आगे उसको डेबिट कर दो। तो आपने जब मशीन परचेज की है तो मशीनरी बिजनेस में इन हुई कि आउट हुई सर, मशीन परचेज की, मशीन बिजनेस में इन हो रही है, दैट्स व्हाई इन हो रही है, तो हम क्या करेंगे सर, डेबिट करेंगे। तो इसलिए रियल अकाउंट में ये क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। थर्ड आपको दिया हुआ है यहाँ पे गुड्स परचेज्ड। अब देखिए वही बात आ गई, अभी हम मशीनरी पे बात किए थे, एसेट परचेज की तो एसेट का नाम लिखा जाता है। जब गुड्स परचेज किया है तो परचेज टर्म को यूज करते हैं अपन। कौन सी टर्म को यूज करते हैं, परचेज टर्म को यूज करते हैं। और परचेज जो आप गुड्स को करते हैं वो अपने बिजनेस के नॉर्मल एक्टिविटी के दौरान करते हैं, इसलिए परचेज आपका नॉमिनल अकाउंट में चला जाता है। नॉमिनल में आपके लिए क्या हो जाएगा, एक बिजनेस का नॉर्मल एक्सपेंस हो जाएगा। तो परचेज इज कैटेगराइज एज नॉमिनल अकाउंट, एंड इन द नॉमिनल अकाउंट इट इज एक्सपेंसेस फॉर द बिजनेस। और एक्सपेंसेस को क्या करते हैं सर, डेबिट करते हैं, इसलिए आप परचेज को यहां पे क्या करेंगे सर, डेबिट करेंगे। नेक्स्ट फोर्थ आपको क्या दिया हुआ है सर, फोर्थ दिया हुआ कैपिटल इंट्रोड्यूस। फोर्थ है कैपिटल इंट्रोड्यूस। कैपिटल इंट्रोड्यूस का मीनिंग क्या हुआ कि बिजनेस ओनर ने अपने बिजनेस में कुछ मनी इन्वेस्टमेंट किया है, और जब मनी इन्वेस्टमेंट बिजनेस ओनर बिजनेस में करता है तो बिजनेस ओनर का जो क्लेम होता है उसे कैपिटल बोलते हैं। और ये जो कैपिटल अकाउंट होता है, ये कैपिटल अकाउंट बिजनेस ओनर को रिप्रेजेंट करता है। तो ओनर को रिप्रेजेंट करने वाला अकाउंट कौन सा होगा, कैपिटल अकाउंट होगा। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सर, ओनर को। ओनर एक पर्सन होता है, दैट्स व्हाई ये पर्सनल अकाउंट में आएगा। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो देखिए आपको मैंने बताया था कि भाई बिजनेस और बिजनेस ओनर जो दोनों लोग जो होते हैं ये अकाउंटिंग व्यू पॉइंट से सेपरेट एंटिटी होते हैं। तो यहां पे बिजनेस ओनर बिजनेस में मनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो बिजनेस ओनर बिजनेस को कुछ मनी दे रहा है, तो ये गिवर हो गया। दैट्स व्हाई हम क्या करेंगे, गिवर है तो क्रेडिट करेंगे यहाँ पे बिजनेस ओनर को। तो ओनर के नेम की जगह आपने क्या यूज किया, कैपिटल वर्ड को यूज किया। तो ओनर को रिप्रेजेंट करने वाला अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होगा ये। फिफ्थ आपको यहां पे दिया हुआ है रेंट पेड। रेंट आपने चुकाया है तो आपने यहाँ पे रेंट अकाउंट बनाना है। और ये जो आप रेंट अकाउंट बनाएंगे, रेंट बिजनेस के लिए क्या है सर, नॉमिनल अकाउंट में कैटेगराइज होगा। इट इज कैटेगराइज एज नॉमिनल अकाउंट। ठीक है सर, नॉमिनल है, समझ में आ गई बात।
डेबिट करेंगे कि क्रेडिट करेंगे? तो देखिए नॉमिनल अकाउंट में आपने क्या किया, रेंट को पेड किया है, तो नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, एक्सपेंस और लॉस को डेबिट करो। रेंट पेड करने का मतलब आपके बिजनेस के लिए क्या हो गया सर, एक्सपेंस हो गया। एक्सपेंस को हम क्या करते हैं सर, डेबिट कर देते हैं। तो यहां पे आप इसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, रेंट पेड किया इसलिए। सिक्स्थ पॉइंट आपको क्या दिया हुआ सर, सिक्स्थ गिवन है हमें इंटरेस्ट रिसीव्ड। क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट रिसीव्ड दिया हुआ है। तो आप इसके लिए इंटरेस्ट अकाउंट ओपन करेंगे। आप चाहें तो इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट भी लिख सकते हैं। ये आपका पूरा नाम हो गया इंटरेस्ट रिसीव्ड। अब देखिए इंटरेस्ट का मीनिंग क्या है। मान लो आपके बिजनेस ने मुझे 1 लाख रुपीज उधार दिए, मुझे पैसों की जरूरत थी, मैं आपके पास आया, आपसे पैसे उधार ले रहा हूं, आपसे 1 लाख रुपीज मैंने उधार लिए हैं। तो आप जब मुझे उधार पैसे दोगे तो ये उधार पैसे आपने मुझे जो दिए हैं ये किसके लालच में दोगे सर, इस लालच में देंगे कि आप हमें पेमेंट करोगे इंटरेस्ट का। तो इंटरेस्ट के लालच में आप मुझे उधार पैसे दे रहे हो। तो इंटरेस्ट आपको जब मैं दूंगा तो वो आपके लिए क्या होगी सर, हमारे लिए वो इनकम होगी, और इनकम को हम क्रेडिट करेंगे। एंड इनकम्स आर कैटेगराइज एज नॉमिनल अकाउंट। कौन से अकाउंट में इनकम आती है सर, नॉमिनल में आती है, और ये हमारी इनकम है, दैट्स व्हाई हम इसको क्रेडिट करेंगे, क्योंकि रूल क्या कहता है, इनकम्स एंड रेवेन्यूज आर क्रेडिटेड। इसके बाद सेवंथ पॉइंट आपको यहां पे दिया हुआ है, सेवंथ बिल्डिंग सोल्ड। देखिए बिल्डिंग को आपने सेल किया। आप दो चीजें बिजनेस से सेल कर सकते हैं, या तो एसेट को सेल कर सकते हैं या फिर आप गुड्स को सेल कर सकते हैं। गुड्स को सेल करना आपके बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटी है, आपके बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, जबकि एसेट को सेल करना बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं होती, रेगुलर एक्टिविटी नहीं है एसेट को सेल करना, जबकि गुड्स को सेल करना आपके बिजनेस की रेगुलर एक्टिविटी होती है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आप गुड्स को सेल करो तब आप एक टर्म यूज करेंगे, सेल्स टर्म, और जब एसेट को सेल करेंगे तो एसेट का नेम ही यूज होगा। तो यहां पे आपने बिल्डिंग सेल की, तो बिल्डिंग आपके लिए एसेट है, एसेट को सेल कर रहे हैं तो एसेट का नेम लिखो यहां पे, बिल्डिंग अकाउंट आप बनाओगे। यहां पे कौन सा अकाउंट बनेगा सर, बिल्डिंग अकाउंट बनेगा। और बिल्डिंग आपके लिए क्या थी सर, ये एसेट थी, और एसेट्स आर कैटेगराइज एज रियल अकाउंट। तो सर ये रियल अकाउंट में आ गई। तो डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है? देखिए रियल अकाउंट क्या कहता था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जब आपने बिल्डिंग को सेल कर दिया तो बिल्डिंग आपके बिजनेस से आउट हो जाती है, तो आउट होगी तो इसे क्या करना है सर, क्रेडिट करना है। दैट्स व्हाई हम इसे क्या कर देंगे सर, क्रेडिट कर देंगे। अब 8th पॉइंट आपको क्या दिया हुआ, देखिए गुड्स सोल्ड दिया हुआ है, गुड्स आपने सेल किया। अभी मैं बता के गया हूं, जब आप अपने बिजनेस से गुड्स सेल करते हैं तो बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटी है, यानी कि रेगुलर एक्टिविटी है, और गुड्स सेल करने के लिए आप जिस टर्म को यूज करते हैं वो टर्म कौन सी होती है, सेल्स टर्म। जब एसेट को सेल करेंगे तो आप एसेट के लिए सेल टर्म को यूज नहीं करते हैं, एसेट के लिए उसका नाम यूज करते हैं, जैसे आपने बिल्डिंग में किया था। जब गुड्स को सेल करेंगे तो सेल्स टर्म को यूज करेंगे, और सेल्स टर्म जब आप यूज कर रहे हैं तो सेल्स बिजनेस की रेगुलर रेवेन्यू होती है, रेवेन्यू मतलब रिसिप्ट होती है, और ये जो रेवेन्यू है ये कौन से अकाउंट में आती है सर, नॉमिनल अकाउंट में आती है। तो सेल्स इज कैटेगराइज एज नॉमिनल अकाउंट। कौन से अकाउंट में कैटेगराइज होगी सर, ये नॉमिनल अकाउंट होगी, और नॉमिनल में क्या है सर, रेवेन्यू है, दैट्स व्हाई इट मस्ट बी क्रेडिटेड। तो इसको हमें क्या करना है सर, क्रेडिट करना है। 9th डिस्काउंट अलाउड। तो चलिए डिस्काउंट अलाउड का ही कॉलम बना देते हैं। ये डिस्काउंट अलाउड होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि किसी पर्सन ने आपके बिजनेस से गुड्स परचेज किया, तो जो आपसे गुड्स परचेज कर रहा है, मतलब जिसको आप गुड्स सेल कर रहे हो, वो आपके लिए क्या सर, कस्टमर होंगे। और मान लो किसी कस्टमर को आपने क्रेडिट सेल कर दिया। क्रेडिट सेल का मीनिंग क्या होगा, उधार में सेल करना। तो आपने उधार में किसी कस्टमर को सेल कर दिया, इसका मीनिंग ये हुआ कि आपको फ्यूचर में उससे पेमेंट रिसीव करना है। तो फ्यूचर में आप पेमेंट रिसीव करने के लिए, जल्दी पेमेंट रिसीव करने के लिए एक लालच देते हो अपने कस्टमर को कि भाई अगर आपने 7 डेज या 10 डेज में अगर पेमेंट कर दिया तो आपको हम 5% डिस्काउंट देंगे। मान लो आपने 50,000 का गुड सेल किया और आप उसे कहते हो भी 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर 10 डेज में आप पेमेंट कर देते हो। तो वो आपको विद इन 10 डेज अगर पेमेंट कर देगा तो आप 50,000 के बदले कितना अमाउंट उससे रिसीव करोगे सर, 10% डिस्काउंट काटना पड़ेगा, तो 45,000 उससे रिसीव करेंगे उसके फुल सेटलमेंट में। इसका मीनिंग 5,000 रुपए आप उसको क्या दे रहे हैं सर, डिस्काउंट दे रहे हैं। जो डिस्काउंट आपके लिए क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा।
डिस्काउंट कौन से अकाउंट में आएगा सर? लॉस है हमारे नॉमिनल अकाउंट में आएगा और डेबिट हो जाएगा। डेबिट क्यों हो जाएगा? क्योंकि सर हमें ये लॉस हो रहा है। तो ये आपका क्वेश्चन है जिसमें हमने आपको बताया कि कौन से ट्रांजेक्शन की वजह से कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, उनका नेचर क्या होगा और वो डेबिट होगा या फिर क्रेडिट होगा। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 हमें सोल्व करना है। तो क्वेश्चन 3 में क्या कहा गया देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट। क्या स्टेट करना है सर? नेचर ऑफ अकाउंट बताना है। एंड स्टेट विच अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड। कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा ये भी बताना है। ये बिजनेस ट्रांजेक्शंस दिए हुए। और आपको जब मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था अकाउंटिंग प्रोसीजर का, तब मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है, हर एक बिजनेस ट्रांजेक्शन की 2 एस्पेक्ट्स होती हैं। वन इज रिसीविंग एस्पेक्ट एंड सेकंड इज गिविंग एस्पेक्ट। और जिसमें से रिसीविंग एस्पेक्ट को हम डेबिट करते हैं और गिविंग एस्पेक्ट को क्रेडिट करते हैं। इसका मीनिंग यहां पे जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शंस ये दिए हुए हैं, इन सब ट्रांजेक्शन की 2 एस्पेक्ट होंगी, डेबिट और क्रेडिट। तो 2 एस्पेक्ट होने का मतलब एटलीस्ट 2 अकाउंट इफेक्ट होंगे एक बिजनेस ट्रांजेक्शन में। कम से कम 2 होने, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। हमें क्या करना है सर? इनका क्या क्या बताना है सर? इनके अकाउंट इफेक्टिव कौन कौन से होंगे, कौन कौन से अकाउंट यहाँ पे इन्वॉल्व है। उसके बाद हमें पता करना है कि इन अकाउंट का, जो भी अकाउंट यहाँ पे होंगे, उनका नेचर क्या है। उसके बाद हमें बताना है कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट होगा। तो चलिए हम बिजनेस ट्रांजेक्शन के थ्रू स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो यहां पे मैंने लिख लिया है, चलिए यहां से आंसर स्टार्ट करते हैं। यहां मैंने लिखा अकाउंट इन्वॉल्व कौन कौन से होंगे, अकाउंट इन्वॉल्व, इनमें कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं और जो भी अकाउंट इन्वॉल्व है उनका नेचर क्या है, नेचर ऑफ अकाउंट। और फिर यहां लिख लेंगे कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा या कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। ये चीज अपन यहां लिख लेंगे। तो 3 चीजें हमें यहां पे करनी पड़ेंगी। हालांकि पूछा अपने को नेचर ऑफ अकाउंट और डेबिट और क्रेडिट पूछा है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होना और कौन सा अकाउंट हमें क्रेडिट होना है। और साथ में मैं आपको बता देता हूं कि हमें यहाँ पे ये पता करना होगा कि सबसे पहले ट्रांजेक्शन में ये पता करना होगा कि अकाउंट इन्वॉल्व कौन से है, तभी तो हम बता पाएंगे जो अकाउंट इन्वॉल्व उनका नेचर क्या हो, डेबिट होने या फिर क्रेडिट होने। तो देखिए आपको यहाँ पे इससे पहले मैं लिख देता हूं डेबिट और क्रेडिट जो भी अकाउंट होगा उसके साथ मैं यहाँ पे एक रीजन का कॉलम और लगा देता हूं कि जो भी डेबिट हो रहा है उसका रीजन क्या है या फिर जो क्रेडिट हो रहा है उसका रीजन क्या है। ट्रांजेक्शन आपके सामने है, डेबिट और क्रेडिट आप आराम से लिख सकते हैं और इनका जो रीजन होगा वो भी हमें यहाँ पे लिखना होगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। पहला जो ट्रांजेक्शन, इसको ध्यान से पढ़िए। फर्स्ट ट्रांजेक्शन में आपको क्या कह रहा है, मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5 लाख। मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया ₹5 लाख से। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर ये मोहन है तो ये मोहन का बिजनेस है भाई। तो मोहन जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो मोहन ने बिजनेस को क्या दिया, बिजनेस को दिया कैश। तो बिजनेस को क्या मिला सर, कैश मिला। और ये कैश देने वाला पर्सन कौन था, मोहन था। इसका मीनिंग मोहन यहाँ पे बिजनेस ओनर है। तो ओनर के लिए कौन सा अकाउंट यूज करेंगे सर, ओनर जब पैसे दे रहा है बिजनेस को, ओनर जब मनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो ओनर का जो क्लेम होगा उसको हम क्या कहेंगे, कैपिटल कहेंगे यहाँ पे। तो 2 अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, एक बिजनेस को कैश मिलेगा और दूसरा कैश देने वाला मोहन है। तो मोहन ओनर है, इसलिए ओनर का नाम रिकॉर्ड ना करके कौन सा अकाउंट रिकॉर्ड करेंगे सर, कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड करेंगे। तो 2 अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, कैश और कैपिटल। तो यहां जो 2 अकाउंट है उसमें एक अकाउंट होगा कैश और दूसरा अकाउंट होगा कैपिटल अकाउंट। तो एक कैश अकाउंट हुआ और दूसरा कैपिटल अकाउंट हुआ। अब बताओ जरा, कैश कौन सा अकाउंट है नेचर में सर? कैश जो होती है बिजनेस की एसेट होती है और एसेट को हम कौन से अकाउंट में लेके जाते हैं सर, ये रियल अकाउंट में लेके जाते हैं। तो जो कैश है वो चला गया रियल अकाउंट में और कैपिटल जो है बिजनेस ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए कैपिटल कौन से अकाउंट में जाएगा सर, ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो गया, ये चला जाएगा पर्सनल अकाउंट में।
तो इनके नेचर हो गए अकाउंट के, इस ट्रांजेक्शन में दो अकाउंट इफेक्टिव होंगे, कैश और कैपिटल। कैश बिजनेस को मिला, बिजनेस ओनर ने क्या किया, मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 5 लाख। इसका मीनिंग मोहन ने अपने बिजनेस को 5 लाख रुपीस कैश प्रोवाइड करवा दी। तो कैश बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया इसने, तो बिजनेस को मिलने वाली चीज क्या थी सर, कैश थी। तो कैश बिजनेस की एसेट है, दैट्स व्हाई रियल अकाउंट होगा। और ये कैश देने वाला पर्सन कौन है, मोहन। तो मोहन बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो मोहन बिजनेस ओनर हो गया। तो ओनर का जो बिजनेस में क्लेम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। और कैपिटल रिप्रेजेंट करता है बिजनेस ओनर को, यानी मोहन को रिप्रेजेंट करेगा। मोहन पर्सन है इसलिए पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा, कैपिटल रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होगा। अब सोचना ये है सर, डेबिट किसे करना और क्रेडिट किसे करना है। देखिए आपको रूल पता होना चाहिए। रूल मैंने बताया था पर्सनल अकाउंट का रूल। क्या था पर्सनल अकाउंट का रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल था, क्या रूल था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट का रूल था, क्या रूल था सर, रूल था एक्सपेंसेस और लॉसेस क्या होंगे, डेबिट होंगे। इनकम या फिर रेवेन्यू क्या होंगे सर, ये क्रेडिट होंगे। ये अपना डेबिट क्रेडिट के रूल्स थे। अब देखिए यहां पे क्वेश्चन ट्रांजैक्शन, इस ट्रांजैक्शन में फर्स्ट में मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 5 लाख। तो ये कैश बिजनेस को मिला है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि बिजनेस और बिजनेस ओनर दोनों सेपरेट एंटिटी होते हैं अकाउंटिंग व्यू पॉइंट से। तो मोहन जब बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो मोहन अपने बिजनेस को कैश दे रहा है, मींस ये कैश बिजनेस को क्या हो रहा है, मिल रहा है। तो कैश बिजनेस में क्या हो गया, इन हो गया, रियल अकाउंट है ना। तो रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश रियल अकाउंट है, बिजनेस में कैश आ रहा है, बिजनेस ने कैश रिसीव किया है। तो ये कैश बिजनेस के पास आ रहा है, ये रिसीव हुआ बिजनेस को, इसलिए हम इसको क्या करेंगे सर, कैश को हम डेबिट करेंगे रुपीज 50,000 को। यहां रुपीज 50,000 का जो कैश है ये डेबिट होगा। और डेबिट होने का रीजन क्या है सर, ये कैश बिजनेस के पास आया है, मींस ये कम्स इन है, इसलिए हमने इसको क्या किया सर, डेबिट किया। कितने कम अमाउंट से डेबिट करना है सर, इसको रुपीज 50,000 को डेबिट करना है यहां पे। अब दूसरी बात ये कि कैपिटल पर्सनल अकाउंट में आता है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहां पे कैपिटल किसके लिए यूज हो रहा है सर, मोहन के लिए। और मोहन अपने बिजनेस को 50,000 का कैश दे रहा है, यानी गिवर हो गया, दैट्स व्हाई हम क्या करेंगे, इसको क्रेडिट करेंगे, रुपीज 50,000 क्रेडिट होगा कैपिटल अकाउंट। 50,000 रुपीज से क्रेडिट होगा बिकॉज ऑफ यहां पे जो बिजनेस ओनर है, ओनर कौन है सर, यहां पे ओनर गिवर है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको क्रेडिट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ ओनर इज गिवर। तो ये हो गया फर्स्ट ट्रांजेक्शन। सेकंड ट्रांजेक्शन पर डिस्कस करेंगे। देखिए सेकंड ट्रांजेक्शन क्या दिया हुआ, परचेज गुड्स फॉर कैश। आपने गुड्स परचेज किया, दो बातें हो गई सर, बिजनेस के लिए आपने गुड्स परचेज किया तो सिंपल सी बात है, कैश आपके बिजनेस से आउट हो गया। तो एक अकाउंट बनेगा कैश अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनेगा सर, एक तो कैश अकाउंट बन ही जाएगा, और दूसरा अकाउंट कौन सा बनेगा, आपने गुड्स को परचेज किया है, और गुड्स को परचेज करते हैं तो कौन सी टर्म यूज होती है सर, परचेज टर्म यूज होती है जब गुड्स को परचेज करते हैं। तो एक बनेगा परचेज अकाउंट, दो अकाउंट यहां बने। अब कैश क्या था सर, कैश तो बिजनेस के लिए एसेट्स है, इसलिए कौन से अकाउंट में आएगा सर, रियल अकाउंट में आएगा। बताओ जरा रियल अकाउंट का रूल क्या है सर, रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बताओ मुझे, जब आपने गुड्स परचेज किया तो बिजनेस में कैश इन हुआ कि बिजनेस से आउट हुआ, सर हमने गुड्स खरीदा तो पैसे देने पड़ेंगे, यानी कि कैश बिजनेस से आउट हो जाएगा। तो ये रियल अकाउंट है और बिजनेस से क्या हो रहा है, कैश आउट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे सर, इसको क्रेडिट करेंगे। कितना अमाउंट क्रेडिट करेंगे सर, ये 10,000 1 लाख रुपीज का गुड्स परचेज किया है, तो यहां ये 50,000 नहीं था, ये था 5 लाख, ऊपर ये क्या था 5 लाख था, तो यहां पे 5 लाख आएगा। और ये सर 1 लाख रुपीज का गुड्स परचेज किया तो 1 लाख कैश आउट हो गया। और उसके बाद परचेज की बात करते हैं। परचेज बिजनेस के लिए एक रेगुलर नेचर का एक्सपेंस है।
गुड्स आप रेगुलरली परचेज करते हो सेल करने के लिए, तो परचेज को हम कौन से अकाउंट में लेके जाते हैं सर? नॉमिनल अकाउंट में लेके जाते हैं। कौन से अकाउंट में लेके जाते हैं सर? इसको हम नॉमिनल अकाउंट में लेकर जाते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट में ये क्या है सर? बिजनेस के लिए रेगुलर एक्सपेंस हो जाएगा, ये एक्सपेंसेस होगा, और एक्सपेंसेस को आप नॉमिनल अकाउंट में क्या करते हैं? देखिए नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? एक्सपेंस एंड लॉसेज आर डेबिटेड। तो यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट में ये परचेज एक्सपेंस है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे सर? डेबिट करेंगे। रुपीज कितने से? 1 लाख रुपीज से इसको डेबिट करेंगे। डीआर टर्म जो यूज होता है वो डेबिट के लिए यूज होता है, और सीआर टर्म जो यूज होता है वो क्रेडिट के लिए यूज होता है। ये हो गया आपका ट्रांजेक्शन सेकंड। थर्ड ट्रांजेक्शन देखिए क्या लिखा है। ट्रांजेक्शन थर्ड इज सोल्ड गुड्स फॉर कैश। आपने गुड्स बेच दिया, कैश रिसीव कर लिया। गुड्स सेल करेंगे तो कैश मिलेगा, तो एक अकाउंट बना कैश अकाउंट। दूसरा अकाउंट कौन सा बना सर? जब सेल करते हैं गुड्स को तो सेल्स टर्म को यूज किया जाता है, तो एक अकाउंट बनेगा सेल्स अकाउंट। अब कैश बिजनेस के लिए क्या सर? एसेट्स है, दैट्स वाई कौन से अकाउंट में आएगी सर? रियल अकाउंट में आएगी। अब बताओ, जब आपने गुड्स को सेल किया तो कैश बिजनेस में इन हुई कि आउट हुई? रियल अकाउंट क्या कहता है? इन को डेबिट कर दो, आउट को क्रेडिट कर दो। तो जब आपने गुड्स को सेल किया तो कैश इन हो रही है कि आउट हो रही है? सर जब गुड्स को बेचा तो पैसा तो मिलेगा, कैश तो मिलेगा। तो कैश बिजनेस में क्या हुआ सर? यहां पे कैश इन हुआ, कम्स इन। ये सर इन हुआ, और आपको क्या पता है इनको क्या करना है सर? डेबिट करना है, इसलिए कैश अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। कितने अमाउंट से डेबिट करना है सर? ये 1,50,000 रुपीज में गुड्स सेल किया तो 1,50,000 से ये डेबिट हो जाएगा। सेल्स की बात करें तो सेल्स कौन से अकाउंट में आ रहा है सर? अब जब हम सेल कर रहे हैं तो ये हमारे बिजनेस की एक रेगुलर नेचर की रेवेन्यू हो जाएगी। रेवेन्यू को हम क्या करते हैं सर? क्रेडिट करते हैं। तो सेल्स हमारे बिजनेस के लिए क्या है सर? एक रेवेन्यू है, एंड रेवेन्यूज आर क्रेडिटेड, रेवेन्यूज आर कैटेगराइज एज नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट कहता है कि रेवेन्यूज और इनकम को क्या करो? क्रेडिट करो। इसलिए हम सेल को 1,50,000 रुपीज से क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। देखिए यहाँ पे रेवेन्यूज एंड इनकम्स आर क्रेडिटेड इन द नॉमिनल अकाउंट। तो ये हो गया आपका ट्रांजेक्शन नंबर थर्ड। ट्रांजेक्शन 4 आपको क्या कह रहा है? देखिए फोर्थ ट्रांजेक्शन, रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम राम। राम से इंटरेस्ट रिसीव्ड किया। अब बताओ जरा, इंटरेस्ट राम से तुमने रिसीव किया तो इंटरेस्ट कौन सी चीज होती है? क्या कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है इंटरेस्ट का? सर इंटरेस्ट का तो कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, इंटरेस्ट नाम की तो कोई चीज होती ही नहीं है। तो आपने जब इंटरेस्ट रिसीव किया तो क्या रिसीव किया होगा? देखिए सिंपल सी बात है, आपने मुझे 1 लाख रुपीज का उधार में 1 लाख रुपीज उधार दिए, और आप उधार किस लालच में दे रहे हो कि भाई मैं आपको आपका प्रिंसिपल अमाउंट तो दूंगा, साथ में आपको इंटरेस्ट भी दूंगा। तो आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो इंटरेस्ट कोई चीज है क्या जो आपको उठा के मैंने दे दी? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो इंटरेस्ट के बदले क्या मिलेगा सर? इंटरेस्ट के बदले तो रुपीज मिलेंगे। रुपीज मींस कैश मिलेगा। तो एक कैश अकाउंट बनेगा भाई। एक अकाउंट कौन सा बनेगा? कैश अकाउंट बनेगा। और दूसरा अकाउंट कौन सा बनेगा सर? दूसरा, हमें इस कैश को मिलने का कारण क्या था सर? ये इंटरेस्ट जो था कैश को मिलने का कारण था। तो दूसरा अकाउंट बनेगा आपका इंटरेस्ट अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनेगा सर? इंटरेस्ट अकाउंट बनेगा दूसरा। तो बताओ कैश क्या था? अब तक पढ़ते हैं सर कैश तो रियल अकाउंट होगा क्योंकि बिजनेस के लिए एसेट है, और रियल अकाउंट है तो बताओ बिजनेस में कैश आ रहा है कि जा रहा है सर? रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम राम, रिसीव हो रहा है मतलब कैश बिजनेस में आ रहा है। ये कम्स इन है, कम्स इन। अब बताओ जरा, इनको डेबिट करते हैं कि क्रेडिट करते हैं सर? इनको तो हम डेबिट करते हैं। रियल अकाउंट का रूल देखिए क्या था? डेबिट, इनको डेबिट करना है, आउट को क्रेडिट करना है। तो सर ये हम डेबिट करेंगे कैश को कितने रुपीज से? ₹500 से हमें इसको डेबिट करना है। इसके बाद ये इंटरेस्ट अकाउंट, ये इंटरेस्ट आपको रिसीव हो रहा है तो आप इसको कह सकते हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट भी लिख सकते हैं यहां पे, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। तो बताओ जरा, इंटरेस्ट कोई एसेट है क्या? बिल्कुल नहीं है सर। इंटरेस्ट पर्सन का नेम भी नहीं है। इंटरेस्ट आपको मिल रहा है तो भाई इंटरेस्ट आपकी एक इनकम है। ये क्या है सर? ये हमारे लिए एक इनकम है, और इनकम्स आर कैटेगराइज एज नॉमिनल अकाउंट। तो ये होगी नॉमिनल अकाउंट में, और जब ये नॉमिनल अकाउंट में आ गई
तो बताओ जरा, नॉमिनल अकाउंट में इनकम को क्या करते हैं सर? नॉमिनल अकाउंट में इनकम को क्रेडिट किया जाता है। तो यहाँ इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट जो बनेगा, इसको हम क्या करेंगे सर? क्रेडिट करेंगे विद द रुपीज ऑफ 500, क्योंकि 500 रुपीज की अपनी इनकम हुई है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, फिफ्थ ट्रांजेक्शन नंबर 5 क्या दिया हुआ आपको सर? ट्रांजेक्शन 5 इज गिवन दैट सोल्ड गुड्स टू अशोक। अशोक को आपने गुड्स सेल किया। अब देखिए जरा, गुड्स सेल किया तो कंफर्म सेल्स टर्म को तो यूज करना ही करना है, सेल्स अकाउंट बनेगा सर। गुड्स सेल के लिए कौन सी टर्म यूज करते हैं सर? सेल्स टर्म को यूज करते हैं, तो सेल्स अकाउंट बनेगा। और सेल्स जो है वो क्या होती है सर? बिजनेस के लिए रेवेन्यू होती है। तो यहां सेल्स को हमने क्या लिखा सर? ये रेवेन्यू हो गया। और रेवेन्यूज कौन से अकाउंट में इंक्लूड होती है सर? नॉमिनल अकाउंट में आती है। तो सेल अकाउंट जो बना आपका, कौन सा अकाउंट बना सर? ये हमारा नॉमिनल अकाउंट हो गया। और नॉमिनल अकाउंट में हम रेवेन्यू को क्या करते हैं सर? क्रेडिट करते हैं। तो सेल्स अकाउंट को हम क्या करेंगे सर? यहां पे क्रेडिट करेंगे विद रुपीज। कितने का गुड सेल किया था? 60,000। तो 60,000 रुपीज से सेल्स अकाउंट को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे सर। सेल्स तो बन गया, दूसरा कौन सा बनेगा? देखिए, गुड्स सोल्ड टू अशोक रुपीज 60,000। अशोक को आपने गुड्स सेल किया 60,000 रुपीज का, तो कैश मिलेगा क्या? आप कहोगे हाँ सर, गुड्स सेल किया तो कैश मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन नहीं मिलेगा। देखिए ट्रांजेक्शन को ध्यान से पढ़िए, क्या लिखा? सोल्ड गुड्स टू अशोक। अशोक को गुड्स सेल किया, तो अशोक का नाम याद रखने की क्यों जरूरत पड़ रही भाई? जब किसी पार्टी का नाम क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसका मतलब वो ट्रांजेक्शन उधार का ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो यहाँ पे अशोक का नाम देने का मतलब, हमने अशोक को गुड्स तो सेल किया, लेकिन अभी अशोक से पैसा मिला नहीं है, इन फ्यूचर मिलेगा भाई। तो अशोक कौन हो गया सर? अशोक का अकाउंट बना देंगे एक अपन। जब उधार का ट्रांजेक्शन होता है तो हम उस पार्टी का नाम रिकॉर्ड कर देते हैं, क्योंकि हमें कुछ अभी रिसीव नहीं हुआ है। अशोक किसी पार्टी का नाम दिया, इसका मतलब अभी पैसा मिला नहीं, इसीलिए याद रख रहे हैं कि भी अशोक को गुड सेल किया था। तो क्यों याद रख रहे हैं? इसलिए याद रख रहे हैं क्योंकि उससे फ्यूचर में पैसा लेना है। तो यहाँ पे कैश मिली नहीं है। जब उधार का ट्रांजेक्शन होता है तो हम क्या करते हैं सर? पार्टी का नेम रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पे अशोक अकाउंट बनाएंगे, अशोक्स अकाउंट। तो जो अशोक का अकाउंट बनेगा, अशोक कौन है सर? एक पर्सन है। पर्सन है, इसलिए कौन सा अकाउंट होगा सर? ये पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। कौन सा अकाउंट हो जाएगा सर? ये पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। अब जरा पर्सनल अकाउंट का रूल देख लेते हैं, क्या कहता है पर्सनल अकाउंट? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो मुझे बताओ, अशोक कौन है? रिसीवर है कि गिवर? तुम्हारे बिजनेस व्यू पॉइंट से सोचना, अशोक की तरफ से नहीं सोचना है, तुम्हारे खुद की तरफ से नहीं सोचना है, तुमको अपने बिजनेस के व्यू पॉइंट से सोचना है। बिजनेस के व्यू पॉइंट से अशोक कौन है सर? हमने अशोक को हमारे बिजनेस ने गुड्स सेल किया, तो अशोक ने अभी हमारे बिजनेस से गुड्स लिया है, दिया कुछ नहीं है अभी तक बिजनेस को। तो अशोक कौन हो गया सर? रिसीवर हो गया। और रिसीवर हो गया तो इसको डेबिट कर देंगे। अशोक कौन है सर? यहाँ पे अशोक रिसीवर है, और रिसीवर है इस नाते इसको क्या कर देंगे सर? डेबिट कर देंगे। कितने अमाउंट से सर? 60,000 से रिसीवर, 60,000 की वैल्यू का गुड्स सिस्टम से लिया था, तो 60,000 हमें इसे फ्यूचर में लेना है, इसलिए हमने अशोक को क्या कर दिया सर? डेबिट कर दिया। अब यहां जो अशोक है ना, ये अपना डेटर्स हो गया, इसे फ्यूचर में कैश मिलेगा, तो ये भी हमारे लिए एसेट बन जाएगा। चलिए 6 पॉइंट देखते हैं। 6 पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? पॉइंट नंबर 6 कह रहा है परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश रुपीज 50,000। फर्नीचर परचेज किया सर 50,000 रुपीज का, और कैश में परचेज किया। तो बताओ हमने क्या खरीदा सर? फर्नीचर खरीदा, गुड्स तो नहीं खरीदा ना। अगर गुड्स खरीदते तो मैं परचेज टर्म को यूज करता। यहां पे गुड्स नहीं लिखा हुआ, यहां किसी चीज का नाम लिखा हुआ है, फर्नीचर एसेट का नाम है ये। तो एक अकाउंट बनेगा फर्नीचर अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनेगा सर? फर्नीचर अकाउंट बनेगा। और ये फर्नीचर परचेज किया फॉर कैश, मतलब फर्नीचर खरीदा, कैश पेमेंट कर दिया। तो दूसरा अकाउंट कौन सा बना सर? कैश अकाउंट बन गया। तो एक बना फर्नीचर अकाउंट, और दूसरा कौन सा बना सर? दूसरा बना फर्नीचर अकाउंट। तो एक कैश अकाउंट और एक फर्नीचर अकाउंट। बताओ जरा, फर्नीचर बिजनेस की क्या है सर? एसेट है। तो कौन से अकाउंट में गई सर? रियल अकाउंट में चली गई। कैश कैश सर, ये भी बिजनेस के लिए एसेट है, तो ये भी रियल अकाउंट में चली गई। तो दोनों ही रियल हो गए अब की बार तो। और जब दोनों रियल हो गए तो आप क्या करेंगे सर? रियल अकाउंट का रूल देखेंगे,
इनको डेबिट करो, आउट को क्रेडिट करो। बताओ, फर्नीचर को खरीदा, फर्नीचर को परचेज किया, तो फर्नीचर इन हुआ कि आउट हुआ? सर ऑफ कोर्स जब खरीदा है तो बिजनेस में इन हुआ है, तो फर्नीचर बिजनेस में क्या हो रहा है? कम्स इन बिजनेस, कम्स इन हो गया। तो क्या करना है सर? इनको तो डेबिट करना है, इसलिए फर्नीचर अकाउंट को हमें क्या करना है सर? डेबिट करना है। और विद रुपीज, कितने रुपीज का था सर? 50,000 रुपीज का। तो विद रुपीज 50,000 हमें इसे क्या करना है सर? डेबिट करना है। नेक्स्ट दिया हुआ कैश रुपीज 50,000 जो आपके बिजनेस से आउट हो रहा है, फर्नीचर परचेज किया है ना, तो कैश तो देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? बिल्कुल देना पड़ेगा सर। तो जब आप फर्नीचर परचेज का पेमेंट करेंगे तो आप कैश देंगे, तो कैश बिजनेस से क्या हो गया? आउट हो गया। तो कैश बिजनेस से सर गोज आउट हो रहा है। क्या हो रहा है? गोज आउट हो रहा है। और आउट को हमें क्या करना होता है सर? आउट हो गया तो क्रेडिट करना है। इन होता तो इनको तो डेबिट किया ही है, और आउट को हमें क्रेडिट करना है। कितना कैश दिया सर? 50,000 की वैल्यू का फर्नीचर खरीदा था, तो 50,000 रुपीज कैश अपने पेमेंट कर दिया, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 50,000 रुपीज से। एंड लास्ट ट्रांजेक्शन इज गिवन टू यू, दैट इज पेड वेजेस रुपीज 20,000। आपने वेजेस का पेमेंट कर दिया 20,000 रुपीज। तो बताओ जरा मुझे कि जब मैंने वेजेस का पेमेंट किया तो वेजेस कोई चीज थी क्या? जब मैंने वेजेस उठाया और दे दिया, वेजेस का मतलब क्या है सर? वेजेस का मतलब है आपने वर्कर से उनकी सर्विसेज ली हैं और बदले में पेमेंट किया है। पेमेंट क्या किया सर? 20,000 रुपीज पेमेंट किया। मींस एक तो कैश अकाउंट बन गया, क्योंकि आप पेमेंट करोगे तो कैश तो पेमेंट करोगे। और वेजेस क्या है सर? आपने वेजेस का पेमेंट किया है। वेजेस तो इस कैश 20,000 को पेमेंट करने का रीजन है। वेजेस पेड का मतलब आपने किसी वर्कर से सर्विसेज एक्वायर की हैं और बदले में उसको जो पेमेंट करना था रेम्युनरेशन, उसके बदले आपने वेजेस के नाम से उसको पेमेंट कर दिया। तो एक ये जो वेजेस अकाउंट बन रहा है, ये आपके लिए एक एक्सपेंस हो गया, और एक्सपेंसेस आर कैटेगराइज एज नॉमिनल अकाउंट। तो वेजेस जो होगा वो सर नॉमिनल अकाउंट होगा, और कैश आपको मालूम है काफी टाइम तक आप कर चुके हैं, रियल अकाउंट में इंक्लूड होता है। बताओ जरा, जब आपने वेजेस का पेमेंट किया, आपके पास एक वर्कर ने एक दिन काम किया, शाम को आप उसको पेमेंट कर रहे हैं, वेजेस का पेमेंट कर रहे हैं, तो वेजेस के बदले क्या दे रहे हैं? भी कैश ही तो दे रहे हैं आप उसको। तो एक कैश आपके बिजनेस से क्या हो रहा है सर? आउट हो रहा है। और आउट हो रहा है तो इसे हमें क्या करना है? क्रेडिट करना है। तो हम इसको वेजेस को क्रेडिट करेंगे, कैश को क्रेडिट करेंगे रुपीज 20,000 से। रुपीज 20,000 कैश क्रेडिट होगा, बिकॉज ऑफ ये बिजनेस से आउट हो रहा है, ये गोज आउट है। इसके बाद वेजेस की बात करें, वेजेस नॉमिनल अकाउंट है, जिसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ा, और जिस चीज के लिए आपको पेमेंट करना पड़ा है आफ्टर एक्वायरिंग सर्विसेज, दैट इज योर एक्सपेंसेस। और एक्सपेंसेस कौन से अकाउंट में? नॉमिनल में। और नॉमिनल में एक्सपेंस को क्या करना है सर? डेबिट करना है। तो इसे आप डेबिट करोगे विद रुपीज 20,000, बिकॉज ऑफ ये आपके बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंसेस हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो हमने आपके साथ डिस्कस क्या क्या किया था सर? आपने हमारे साथ डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच, और ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग अकाउंट 3 कैटेगरी में डिवाइड हुए, पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट में। और पर्सनल अकाउंट का रूल डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये रियल अकाउंट का रूल है। नॉमिनल अकाउंट कहता है कि एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट करेंगे, इनकम और रेवेन्यूज को हम क्रेडिट करेंगे। और हमने अकाउंट को आइडेंटिफाई करने से रिलेटेड और डेबिट क्रेडिट के रूल से रिलेटेड 3 क्वेश्चंस यहाँ पे सोल्व किए। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इससे पीछे के जो वीडियोस हमने इस ट्रेडिशनल अप्रोच पे बनाए हैं, उनको अच्छे से ध्यान से देखिए। स्टार्टिंग से आप फर्स्ट वीडियो से देखना स्टार्ट करेंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मॉडर्न अप्रोच के साथ। थैंक यू वेरी मच।